हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बरनवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज 8वां लेक्चर है, जिसमें हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो अध्याय 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले विषय विस्तार को देख लेते हैं, जिसमें हो जाएगा सामान्य परिचय को देखेंगे, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता को देखेंगे, तत्वों के वर्गीकरण के आरंभिक प्रयास, धातु अधातु वर्गीकरण, डोबेरेनर के त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक, धातु अधातु का धातु एवं अधातु वर्गीकरण, धातु अधातु वर्गीकरण की सीमाएं, डोबेरेनर के त्रिक, डोबेरेनर की वर्गीकरण की सीमाएं, न्यूलैंड का अष्टक नियम को देखेंगे, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं देखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को देखेंगे, मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त नियम को देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे, आवर्त सारणी की संरचना को देखेंगे। इसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षक के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण को देखेंगे, जिसमें हो जाएगा एस ब्लॉक तत्व हो जाएंगे, पी ब्लॉक पी ब्लॉक वाला तत्व हो जाएगा, डी ब्लॉक वाला तत्व हो जाएगा और एफ ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। एस ब्लॉक के तत्व को देखेंगे, इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, इसके बाद हो जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व। इतने सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी तत्वों के मिश्रण अथवा यौगिकों से निर्मित है। ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को मात्र 30 तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान था, यानी कि लोग जानते थे कि 30 ही तत्व हैं, परंतु 2016 तक में ये कितने हो गए, 118 तत्व खोजे जा चुकी थी। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जबकि शेष 24 तत्व जो है जगह वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता को चलिए देखते हैं। समय के साथ ज्ञात तत्वों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई, इसलिए सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों की संरचना, गुणधर्म एवं अन्य भौतिक रासायनिक विशेषताओं का पृथक पृथक अध्ययन कर पाना एक जटिल कार्य प्रतीत हो रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तत्वों के क्रमिक एवं वर्गीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया, ताकि सभी तत्वों के गुणधर्म का समन्वित एवं सरलीकृत अध्ययन किया जा सके। तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, तो इसमें था, लोगों ने पहला क्या किया था प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में क्या था, धातु अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास। इसके बाद डोबेरेनर के जो त्रिक नियम था इस पे, और न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी कि ये जनरली प्रयास था शुरुआत में, यानी कि प्रारंभिक में। तो धातु अधातु में कैसे बांटा गया था, तो चलिए इसे देख लेते हैं। सर्वप्रथम बर्जिलियस द्वारा तत्वों को, बर्जिलियस नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने क्या किया था, धातु एवं अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। चमकीले यानी कि लचीले, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले तत्वों को धातु की श्रेणी में रखा, और चमक रहित और आलोचकशील एवं अनम्य, ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा। यानी कि पहले लोगों ने क्या किया था, धातु और अधातु की श्रेणी में बांटा था। तो पहला वैज्ञानिक देख लिए थे बर्जिलियस ने यह प्रयास किया था। धातु अधातु वर्गीकरण की सीमाएं था, यानी कि कहां तक, यानी कि धातु अधातु वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातु एवं अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। ये इसकी सीमाएं था। कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे, उन्हें उपधातु कहा गया, परंतु उपयुक्त वर्गीकरण में उनको पृथक स्थान नहीं दिया गया था। ये उनकी क्या थी, सीमाएं थे। इसके बाद आया था डोबेरेनर के त्रिक नियम, इस पे लोगों ने प्रयास किया। तो चलिए इसको देखते हैं। परमाणु सिद्धांत के विकास के पश्चात 1817 में जर्मन रसायन विज्ञानी वुल्फगैंग डोबेरेनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। डोबेरेनर ने ऐसे 3 तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे, और डोबेरेनर के त्रिक समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में जो स्थित तत्व
तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले एवं तीसरे के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होगा। यानी कि क्या किया, एक ये ले लिया और ये किए, ये बीच वाला जो होगा ये दोनों के औसत का होगा, ये सेम तत्व मिलेंगे। ये था डोबेरेनर का त्रिक नियम। यानी कि वैसे भी हम सब निकालते हैं ना औसत, औसत बीच का ही वैल्यू आता है, तो यही जनरली औसत ही था। तीन तीन तत्वों के इन समूहों को त्रिक त्रिक कहा गया। डोबेरेनर के त्रिक नियम देखते हैं किस किस तत्व में था। जैसे लिथियम ले लिया और सोडियम और पोटेशियम, इसका और इसका यदि औसत निकाले तो ये हो जाएगा 23। जैसे 39 और 7 होता है कितना, 46, 46 का आधा होता है 23, तो ये हो जाएगा इसका औसत है। और ये तत्व में भी कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम और बेरिलियम इसके लिए भी होता है। और ये तत्व के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके लिए भी ये हो जाते हैं। तो इसकी कुछ सीमाएं भी थी, जैसे डोबेरेनर के वर्गीकरण की सीमाएं भी था, जो कि हर एक जगह ये काम नहीं करते थे। तो सभी तत्वों को डोबेरेनर द्वारा परिभाषित त्रिक समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सका, इसीलिए डोबेरेनर के त्रिक समूहों के निष्कर्षों को केवल संयोग माना गया। मतलब ऐसा लोगों ने माना कि ये एक सिर्फ संयोग है कि ये सारे तत्वों में काम कर रहा है, जबकि और भी जितने भी तत्व थे उस समय वही काम नहीं कर रहे थे। भिन्न भिन्न तत्व भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही त्रिक समूहों में रख दिया गया जो तर्क संगत नहीं था। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या थे, तर्क संगत नहीं था। इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम को, चलिए देखते हैं। 1865 में अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण की एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत की। न्यूलैंड्स के अनुसार यदि किसी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले के तत्व के गुणधर्मों में जो, यानी कि पहले स्थान पर जो तत्व है उसके गुणधर्मों में समानता होगी, यानी कि उसमें कुछ समान होगी। इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम यानी कि 7 सुरों के पश्चात यानी कि दोहराव से की गई, इसीलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। यानी कि इस नियम में सारे गामा जो पदा निशा होता है उस पे ये किया गया था। इस प्रकार के वर्गीकरण में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती दोहराव की प्रवृत्ति देखी गई। और न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के बाद 8वें स्थान पर जो सोडियम तथा सोडियम के बाद 8वें स्थान पर जो पोटेशियम आता है, इसलिए इन तत्वों के गुण धर्म क्या होंगे, समान। ये तत्व मतलब ऐसे, यानी कि जो कुछ तत्व है इसके बाद 8वां तत्व होगा वो, और पहले तत्व जो होगा उसमें कुछ समानताएं होंगे। यही था अष्टक नियम न्यूलैंड के। अष्टक नियम की सीमाएं भी था, यानी कि ये भी मतलब 100% सही नहीं था। इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था, ये इनका कमियां था। और कैल्शियम के बाद तत्वों में अष्टक नियम का पालन नहीं होता था, यानी कि ये कैल्शियम तक ही लागू था। यानी कि कैल्शियम होता है कितने, कैल्शियम यानी कि यहाँ तक काम करता था, इसके बाद आगे नहीं काम करता था। क्या था, संक्रमण तत्वों को अष्टक नियम के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य नहीं माना गया, यानी कि इनका भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद आए थे मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ सच्चाई था। ये आए थे वर्ष 1869 में। रूसी रसायन वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में अधिक सार्थक एवं तार्किक प्रयास किए। मेंडलीफ ने तब तक, यानी कि जिस मेंडलीफ आए थे तब तक कितना, 63 तत्वों को उनके गुण धर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। मेंडलीफ ने तत्वों के प्रक्षेपण से निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो तत्वों के गुणधर्मों में कुछ निश्चित अंतरालों पर दोहराव आता है। इसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा गया। इसके अनुसार क्या था, तत्वों के जो गुणधर्म होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखना है कि मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के जो गुणधर्म होंगे उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होंगे। ये लाइन को याद रखना है, क्योंकि सेम इसी तरह रिलेटेड आगे हम सब देखेंगे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये लाइन याद रखना है, यानी कि ये इसमें याद रखना है परमाणु के द्रव्यमान, ये जो होता है ये मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। आगे हम सब पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा और इस प्रकार समूहों एवं आवर्तों में विभाजित एक व्यवस्थित सारणी तैयार हुई, और जिसे हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यानी कि जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी
कहा गया। तो इसके साथ ही मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े और उन स्थानों पर भरे जाने वाले तत्वों के गुणधर्म की भविष्यवाणी की थी। ये उनका सबसे बेहतरीन प्लान था कि उन्होंने छोड़ दिया था कि आने वाले जो नए मतलब आने वाला समय में कुछ तत्व ऐसे हैं जो अभी हम नहीं जानते हैं, बाद में शायद आए, उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया था। बाद में ऐसे अनेक तत्व खोजे गए जिनके गुण मेंडलीफ द्वारा बताए गए गुणों के लगभग क्या थे, समान था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। तो मेंडलीफ के वर्गीकरण की भी कुछ सीमाएं थी। इसके आधार पर हम सब समझते हैं हाइड्रोजन का स्थान जो था पूर्व के वर्गीकरण के समान मेंडलीफ की भी अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया था। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां थी। समझते हैं असंगत युग्म में क्या था। यद्यपि एक सारणी परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में थी, परंतु परमाणु तत्वों के युग्म ऐसे थे जिनमें अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले स्थान दिया गया था। ये उनका कमियां था। जैसे कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान होता है 58.9 और निकेल का परमाणु द्रव्यमान होता है क्या, 58.7। ये पहले तथा जैसे टेल्यूरियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 128 और आयोडीन का परमाणु संख्या होता है 127 से क्या पहले दिया गया था। ये उनका क्या था, कमी, यानी कि किसी को आगे कर दिया था, किसी को पीछे कर दिया था। और इसका और कमियां था क्या, समस्थानिक, यानी कि उस समय समस्थानिकों के बारे में जानकारी नहीं था। यानी कि समस्थानिक की स्थिति जो था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए स्थान निर्धारित नहीं किया गया था। और समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परंतु जो होता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। तो इनका क्योंकि परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट होते हैं और उसका परमाणु जो संख्या होता है समान होता है। तो अब इसको कहाँ रखेंगे, तो इसमें ये उनका क्या था, कमियां था। आवश्यक संबंध समझते हैं। मेंडलीफ ने अनेक भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूहों में रख दिया, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। कुछ क्षारीय तत्वों के साथ एक ही समूह में उनको रख दिया गया था। ये उनके क्या थे, कमियां थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया जो 1913 में प्रयास किया गया था। वर्ष 1913 में इंग्लैंड के भौतिक वैज्ञानिक था हेनरी मोजले, यानी कि मोजले ने क्या किया था, एक्स किरण स्पेक्ट्रम के संश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इस आधार पर मेंडलीफ द्वारा प्रतिपादित आवर्त नियम में संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया। और इस नियम के अनुसार क्या था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। जो बोले थे हम आगे पहले कि ये लाइन याद रखना है, तो वो दोनों लाइन मैच करता है, लेकिन उसमें जो पहले हम सब देखे उसमें परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं और इसमें याद रखना है ये वाला लाइन, ये क्या था, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। यही दोनों में सिर्फ अंतर है। यानी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो होंगे परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन हो गया, उसमें थे परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन। तो चलिए आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी कि 63 जो तत्व की तुलना में अत्यंत व्यापक एवं तार्किक एवं सरलीकृत है, जिसमें से 118 तत्व वर्गीकृत हैं, इसीलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा गया। आवर्त सारणी की संरचना जो था देखते हैं। आवर्त सारणी एवं वर्ग, यानी कि आवर्त एवं वर्ग के बारे में समझते हैं, पीरियड एवं ग्रुप्स के। आधुनिक आवर्त सारणी 7 और क्षैतिज पंक्तियों तथा 18 जो था ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित था। यानी कि ये सॉरी समझ लेते हैं, ये जो लाइन ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन इसे आवर्त कहा गया और जो इस तरह का लाइन था खड़ा उसे वर्ग कहा गया। ये इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसे हम सब ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे ए का वर्ग, ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए का यानी कि ऊपर वाला जो है उसे वर्ग कहेंगे और नीचे वाला को आधार कहेंगे। ऐसे याद रखने का ये सिर्फ तरीका है। क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग, यानी कि जो लाइन खड़े हैं, जैसे अभी देखे ना हम सब कि ए का वर्ग, तो ए का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर, इसे वर्ग बोलेंगे। तो ये जो था 18 था और नीचे वाला जो था इसे आवर्त मान लेंगे। आवर्त ये कितने थे, 7 थे। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसे आप ये सिर्फ तरीका है याद रखने का, ये नहीं कि कोई मेथड है, ये सिर्फ अपने लिए याद है कि ताकि इसे हम इजीली याद रख सके। ऐसे तत्व जिनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया। यही कारण है कि एक वर्ग के सभी तत्व के मुख्य गुण होते हैं समान होते हैं। प्रथम आवर्त में जो था तत्व
दो तत्व और दूसरे आवर्त आवर्त और तीसरे तत्व में 8 तत्व और चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व तथा छठे आवर्त में 32 तत्व सम्मिलित हैं, जबकि सातवां आवर्त क्या था, क्या अपूर्ण है। छठे आवर्त के यानी कि छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के 15 तत्व सम्मिलित हैं और जिन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है। और इसी प्रकार सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक के तत्व सम्मिलित हैं, जिन्हें हम एक्टेनाइड्स जिन्हें क्या कहा गया, एक्टेनाइड्स कहा गया। यानी कि हाइड्रोजन वर्ग 1 तथा वर्ग 17 दोनों के तत्वों से समानता प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे दोनों वर्गों के ऊपर स्थान दिया गया। एक ही आवर्त में उपस्थित तत्व परमाणु त्रिज्या, आयनीकरण, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में एक निश्चित प्रवृत्ति क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में कमी आती है तथा आयनीकृत ऊर्जा एवं विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझते हैं। किसी उदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने के लिए उनमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अथवा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। सामान्यतः अधात्विक तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धात्विक तत्वों से अधिक होती है। तो ये है पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, थोड़ा सा ये उल्टा होगा, इसे आप थोड़ा सा समझ ले। पीरियोडिक टेबल में ये धातु है व्हाइट वाला और उप धातु हो जाएगा और ये हो जाएंगे ब्लैक वाला क्या, अधातु। तो इसे हम ऐसे देख लेते हैं, यानी कि जो ये हो जाएगा धातु और ये जो व्हाइट वाला है धातु और उप धातु हो जाएगा ये ब्लू वाला, ये हो जाएंगे क्या, उप धातु, और ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे क्या, अधातु। तो ये थोड़ा सा ना पीरियोडिक टेबल में देख लें, क्योंकि इसे थोड़ा घुमाने में दिक्कत है। तो चलिए इसे समझते हैं आयनन विभव क्या है। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा कहा जाता है। क्षारीय तत्वों का आयनन विभव सबसे कम तथा आदर्श गैसों का आयनन विभव सर्वाधिक होता है। जैसे सीजियम एक क्षारीय धातु है जिसका आयनन विभव 375.7 किलो जूल पर मोल यानी कि न्यूनतम है ये, तथा हीलियम जो होता है एक आदर्श गैस है जिसका आयनन विभव 2372.1 किलो जूल पर मोल यानी कि ये क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसे समझते हैं। साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यानी कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है तथा वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप ये लाइन को देख लें। जैसे फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है यानी कि 4। फ्रांसियम का जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगा 0.79 होती है। और देख लेते हैं आगे। जैसे ये है आवर्त सारणी में तत्वों का आवर्त प्रवृत्ति यानी कि आवर्ती प्रवृत्ति, इसमें हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन क्या है, लब्धि एंथैल्पी हो जाएगा, आयनन विभव ये तीर द्वारा दिखाया गया है, और धात्विक गुण हो जाएंगे, और धात्विक गुण यानी कि किसमें है, और विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु त्रिज्या यानी कि नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा और ऊपर की ओर जाएंगे यदि ये वर्ग में तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेंगे। ये तीर जो लग रहा है ना इसके ये यानी कि ये देखना है। तो चलिए स्पंजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षक के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण, यानी कि ये है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये बढ़िया से देखते हैं थोड़ा ध्यान से। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके रासायनिक गुणों को दर्शाता है। ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं उनका वितरण समान है उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरे जाते हैं, इस आधार पर सभी तत्वों को 4 ब्लॉक्स यानी कि एस पी डी एफ में विभाजित किया गया। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। जैसे समझ लेते हैं इसमें ये जितने भी हैं यानी कि वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 और 2 को यानी कि एस ब्लॉक में हो जाएगा। इसके बाद इधर हो जाएगा यानी कि 13 से लेकर 18 तक के पी ब्लॉक में बांटा गया है। फिर यहाँ है यानी कि 3 से लेके 12 तक को डी में एस पी, ये हो गया डी 3 नंबर में। इसके बाद जो बाहर निकाल दिया गया यानी कि लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को इसे रखा गया एफ ब्लॉक में, क्योंकि ये यहाँ से ही तत्व है यानी कि यहीं से बीच से तत्व से ये निकाला गया है, यानी कि क्या लेंथेनाइड और ये क्या
एक्टिनाइड्स को। तो चलिए इसे सबसे पहले हम एस ब्लॉक को देखते हैं। यानी कि एस ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं और इसके आवर्त अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 1 एवं 2 के जितने भी तत्व हैं उसे जैसे हीलियम को सम्मिलित किया गया है, यानी कि ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। ये हम सब पहले भी देख चुके थे कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग यानी कि वर्ग 1 और 2 को रखा गया है। एस ब्लॉक के जो सभी तत्व हैं धातुएं हैं और ये चमकीले, श्वेत तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सरलता से अपनी संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी के सबसे क्रियाशील तत्वों में सम्मिलित किया गया है। वर्ग 1 के तत्वों को सामूहिक रूप में क्षारीय धातुएं कहा जाता है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। वर्ग 2 के जो तत्व के को सामूहिक रूप में क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। इन तत्वों के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं और भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं। ये समझते हैं पी ब्लॉक के तत्व, यानी कि उधर ये हो जाएगा पी ब्लॉक के तत्व, जैसे अभी हमने देखा था। नीचे कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा यस, तो यहाँ ये वाला हो जाएगा, यानी कि 13 से लेकर जो 18 तक है ये हो जाएगा क्या, पी ब्लॉक के तत्व। तो चलिए पी ब्लॉक के तत्व को देखते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं और इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेकर 18 तक, यानी कि अभी देखिए हम सब 13 से लेकर 18 तक जो सभी तत्वों यानी कि हीलियम को छोड़कर सम्मिलित किया गया है, ये सभी हो जाएंगे। पी ब्लॉक यानी कि पी ब्लॉक के जो वर्ग होंगे 13, यानी कि बोरॉन समूह हो जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम आदि आते हैं इसमें। 14 में हो जाएगा कार्बन समूह हो जाएगा, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, टीन आदि आ जाएंगे। 15 में हो जाएगा जैसे नाइट्रोजन समूह, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी आदि हो जाएंगे। 6 वर्ग में हो जाएगा चाल्कोजेन हो जाएगा, समूह हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आदि आते हैं। वर्ग 17 में हो जाएगा हेलोजन समूह, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि आ जाएंगे इसमें। 18 में हो जाएगा आदर्श गैस, जैसे अक्रिय गैस आ जाएंगे इसमें, इसी को कहते हैं। इस समूह में होगा हीलियम, नियोन और आर्गन आदि इसमें आ जाएंगे। पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित है। इस वर्ग की धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। गैलियम धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। टीन जो SN1 क्या होता है, लोचशील एवं अत्यंत उपयोगी धातु है जो अनेक मिश्र धातुओं का आवश्यक घटक है। पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व अधातु हैं जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते। इनका गलनांक निम्न होता है तथा ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते। और इस वर्ग में सम्मिलित ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब समझते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व कौन होंगे? डी ब्लॉक के अंतर्गत सम्मिलित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाते हैं और इसके अंतर्गत वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है। और डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित है, इसीलिए इसमें सम्मिलित तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। परंतु पारा जो है और जस्ता, तांबा और स्कैंडियम संक्रमण तत्व नहीं है। और डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं जो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील एवं पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम क्रियाशील होती है। ये तत्व उच्च तन्यता शक्ति, आघात वर्धनीयता और लोचशीलता, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालकता आदि गुण प्रदर्शित करते हैं। इन ब्लॉकों में सम्मिलित पारा हो जाएगा, पारा जैसे मरकरी Hg होता है, एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं तथा ये आयन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, ये होता है इंग्लिश में से कैटलिस्ट। इसका काम होता है कि किसी के रिएक्शन के दर को बढ़ा देना या तो क्या करना, घटा देना। ये कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम होता है। ये क्या होता है एफ ब्लॉक, इसमें समझते हैं ये बहुत ही घातक होते हैं जितने भी इसमें हैं। यानी कि आवर्त सारणी में सबसे नीचे जो 2 क्षैतिज पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक कहा जाता है। इन सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एफ कक्षक में भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियां हैं जैसे लेंथेनाइड्स, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक्टेनाइड्स। इसमें समझते हैं एंथेनाइड्स और लेक्टेनाइड। नामकरण कहा गया डी ब्लॉक के तत्व लेंथेनम यानी कि La से गुणों से समानता के कारण इसको रखा गया लेंथेनाइड्स।
जैसे इसमें सम्मिलित तत्व हो जाएंगे 15, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 57 से लेकर 71। और ये एक्टिनाइड्स जो होगा नामकरण डी ब्लॉक के तत्व तत्व जो होगा एक्टिनियम यानी कि एसी से गुणों को समानता के कारण इसका नाम एक्टिनाइड्स रखा गया है। इसमें सम्मिलित जो तत्व होंगे 15 तत्व होंगे, परमाणु क्रमांक इसका 89 से लेकर 103 तक होंगे। जो एफ ब्लॉक के तत्व वास्तविक रूप में एस एवं डी ब्लॉक के मध्य आवर्त 6 एवं आवर्त 6 जो है एवं 7 7 तथा वर्ग 3 में स्थित है, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि ये बीच से उठाया गया है। और ये जो एफ ब्लॉक के सभी तत्व हैं धातुएं हैं, जैसे लेंथेनाइड्स श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा एक्टिनाइड्स तत्व के जो तत्व हैं अधिक जटिल एवं एक्टिनाइड्स जो तत्व हैं ये क्या है श्रेणी के तत्व रेडियो सक्रिय है, ये है घातक। यानी कि रेडियो सक्रिय मतलब ये बहुत ही जानलेवा होते हैं इस श्रेणी में, यानी कि इससे ये रेडियो एक्टिव जो किरणें होते हैं ये हमेशा निकलते रहते हैं। जैसे इसमें यूरेनियम आ जाएगा, U92 के बाद सभी तत्व जो है वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए, इसीलिए इन तत्वों को यूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो चलिए ये तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा कुल ज्ञात तत्व अभी तक कितना 118 तत्व हैं। प्रकृति में पर्याप्त जो तत्व हैं यानी कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप में ये 94 तत्व हो जाएगा। कृत्रिम विधि से बनाया गया जो निर्मित तत्व है ये 24 है। और धातु तत्वों की संख्या कितने हैं 91 है। अधातु तत्वों की संख्या 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या क्या है 7। इसको आप ऐसे यानी कि मौखिक याद रखें। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है ऑक्सीजन है। अब भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व हो जाएगा ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु हो जाएगा लिथियम और द्रव धातु तत्व हो जाएगा पारा और द्रव अधातु तत्व हो जाएंगे ब्रोमीन। और भी कुछ है देख लेते हैं। जैसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी विद्युत का सुचालक जो अधातु तत्व हो जाएंगे ग्रेफाइट हो जाएंगे। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता तत्व जो है ये होता है सोना। यानी कि आघात वर्धनीयता का मतलब जिसे हम सब तान के लंबा कर सके यानी कि पीट के पसार के लंबा कर सके, इसमें सबसे ज्यादा गुण होता है सोना में। सबसे अधिक क्रियाशील जो अधातु हो जाएगा ये हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएंगे सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है क्या ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस यानी कि तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये हो जाता है सोडियम। यानी कि हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला जो प्रमुख होता है ये कैल्शियम होता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है 118 तत्व की खोजी जा चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है, ये मेंडलीव पे था। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम दिया गया था, किसके द्वारा न्यूलैंड के द्वारा। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है ये है हाइड्रोजन। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व हो जाएगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, ये हो जाएगा हीरा। हीरे की खनिज बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है, ये तो हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। विद्युत की सर्वोत्तम चालक होता है कौन, चांदी होता है। वह औधात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है ये होता है ग्रेफाइट यानी कि कार्बन। अच्छा, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन के अपर रूप होते हैं। अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहा जाता है, ये हो जाएगा शून्य वर्ग। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं ये होते हैं फ्लोरीन। प्रकृति का सबसे हल्का धातु हो जाएगा लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन होती है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला ये तो सोडियम होता है। अच्छा, इसमें कथन ए और कथन निष्कर्ष से भी सवाल आते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है और दूसरा कारण इसका क्या है, किसी एक वर्ग में परमाणवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इसमें कौन सही है, यानी कि ए और आर में कोई क्या है, यानी कि एक बात गलत है लेकिन आर क्या है, परंतु आर क्या है सही है। यानी कि समझते हैं रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये देख लेते हैं। जैसे कुछ दिए गए हैं जैसे 1 2 3 करके, तो इसमें कौन सा सही है, यानी कि 2 सही है, ये सही है और ये दोनों क्या है गलत। इसे पॉज करके आप पढ़ लें थोड़ा। जैसे तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है
इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? सीजियम होता है। रेडियम की खोज की गई थी किसके द्वारा? पियरे व मैडम क्यूरी के द्वारा। निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तो ये होता है पारा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 38 होगी। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के ऑक्साइडों का सामान्य गुणधर्म होता है क्षारीय और अम्लीय। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए इसके बारे में। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है? गलत है, और ये क्या है? सही है, 2 नंबर, यानी कि केवल 2 इसका क्या है? सही है, और सभी क्या है? गलत है। अच्छा, ये 2 नंबर देख लेते हैं। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये बात क्या है? सही। और ये दोनों को आप थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लें, क्योंकि ये क्या है? गलत है। तो चलिए समझते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो होता है फ्लोरीन होता है। ये हो जाएगा आंसर। परमाणु संख्या जो 29 है किससे संबंधित है? यानी कि डी ब्लॉक से संबंधित है। कथन ए दिया गया है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये है, और कारण इसका दिया है कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है? बढ़ती है। इसमें से कौन सा सही है? ये गलत है, परंतु आर इसका क्या है? सही है। तो अगले वीडियो में हम धातु कर्म एवं मिश्र धातु का अध्ययन करेंगे, जो अध्याय 9 होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय